नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नवनिर्माण के दिशा में देश की यात्रा जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में महासंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में जनता ने अपने एक वोट से कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचार, आतंकवाद और रिमोट कंट्रोल वाली सरकार को देश से मुक्ति दिलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए के 9 साल के शासनकाल में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है, वंचितों को हक मिल रहा है, दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी गारंटियों के साथ आज भी जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। कांग्रेस सरकारों की कार्यशैली पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि 100 पैसे में से सिर्फ गरीबों तक 85 पैसे ही पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार डीबीटी के जरिए अब लोगों तक बिना भ्रष्टाचार पूरे पैसे अकाउंट में पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगर कांग्रेस की शैली और उसी रफ्तार से देश में काम जारी रहा, तब गैस कनेक्शन, नल से नल जल, टीकाकरण जैसे लक्ष्य 100% हासिल करने में अगले 20 से 40 साल का समय लगता। नई संसद पर कांग्रेस की सियासत का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और कहा कि कांग्रेस की असली परेशानी गरीब के बेटे से है। प्रधानमंत्री ने अजमेर में रैली में से पहले तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन किए और पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि तीर्थराज के आशीर्वाद की बदौलत देश में नवनिर्माण का दौर चल रहा है। केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। सहकारिता और हाउसिंग से जुड़े क्षेत्र में सरकार ने खास फोकस किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फैसलों की जानकारी दी और कहा कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी गई है, जिस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये विश्व में सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना होगी। अभी तक कुल भारत में 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है, लेकिन नए फैसले से भंडारण क्षमता में 700 लाख टन की बढ़ोतरी होगी। योजना के लिए सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में एक पायलट परियोजना चलाएगा। योजना के तहत एक अंतर मंत्रालयीय समिति के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट का दूसरा फैसला हाउसिंग सेक्टर से जुड़ा रहा। सरकार ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले हिस्से की तरह ही 3 इसके भाग रहेंगे और इसके ऊपर 1866 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार द्वारा पहले से ही 12 चयनित शहरों में इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड 4 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया। नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुष्प कमल दहाल प्रचंड उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर और इंदौर में एक आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। प्रचंड 31 मई से 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के बाद भारत की वह पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं। प्रचंड के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विस्तृत बातचीत करेगा। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले युवाओं को अवसरों की खोज में देश से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब देश में ही हर चीज संभव है। दिल्ली सरकार के आबकारी घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भ्रष्टाचार के केस में जब आम आदमी पार्टी नेताओं को जमानत नहीं मिल पा रही है, तो मीडिया ट्रायल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में शराब माफिया और सिसोदिया के बीच 2.2 करोड़ रुपए के लेन देन और गोवा पैसा भेजने के सबूत हैं, तो केजरीवाल आखिर चुप क्यों हैं?
बीजेपी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता चाहे जितना मीडिया ट्रायल कर ले, पर न्यायालय के ट्रायल में उनको सजा मिलनी तय है। मणिपुर में गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से लोगों में सामान्य जनजीवन को तेजी लाने से पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। मणिपुर के कई प्रतिनिधियों ने गृहमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है। मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर हर संभव शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर पुलिस के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शांति प्रयास में शामिल हैं। पूर्वी इम्फाल के थोंगजू में राहत शिविर में रह रहे लोग सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन वे जल्द ही अपने घर लौटना चाहते हैं। एनआईए ने कश्मीर घाटी में नए आतंकवादी ठिकानों पर और संगठनों पर कार्रवाई की है। आपत्तिजनक साहित्य समेत कई डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने वाले कैडर और ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों की तलाशी ली गई है। वाराणसी में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार मामले में हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। वाराणसी की जिला अदालत में राखी सिंह और 9 अन्य महिलाओं ने पूजा के अधिकार के लिए सिविल वाद दायर किया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी ने वाद की पोषणीयता पर आपत्ति जाहिर करते हुए अर्जी दाखिल की थी कि कोर्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के उपबंधों के तहत अदालत को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव फिसलकर $74 प्रति बैरल और WTI क्रूड $70 प्रति बैरल के करीब आ गया। शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स 346 अंक गिरकर 62,622 पर बंद हुआ। वैश्विक दबाव की वजह से घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का रुख दिखा। निफ्टी भी 99 अंक फिसलकर 18,534 पर बंद हुआ। बाजार में आज 4 दिन बाद गिरावट दर्ज की गई। देश की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को जारी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में भी अर्थव्यवस्था की उम्मीद से कहीं अधिक रफ्तार की झलक देखी जा सकती है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही में GDP की विकास दर 6.1% रही। ये रफ्तार पिछली तिमाही में 4.9% थी। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4% रही थी। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-2023 में GDP 7.2% की दर से बढ़ रही है। GDP का ये आंकड़े विश्लेषकों के अनुमानों से कहीं बेहतर हैं। केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा तय करने का लक्ष्य सीमित करने में कामयाब रही है। लेखा एवं महानियंत्रक ने केंद्र सरकार के 2022-2023 के राजस्व व्यय का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस अवधि में राजकोषीय घाटा 6.4% रहा। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा इतना ही रहने का लक्ष्य रखा गया था। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत चयनित उद्यमी मित्र के लिए 14 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान कुल 26 ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे। मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप एंड्रॉइड पर बीटा टेस्टर के लिए बिजनेस के लिए स्टेटस आर्काइव नामक एक नया फीचर शुरू किया गया है। पिछले 5 वर्षों में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का राजस्व और IBI TDA 16 से 18% CAGR से बढ़ा है। अडानी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2022-2023 में लगभग 27,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश किया। इसमें लगभग 18,000 करोड़ रुपए के 6 प्रमुख अधिग्रहण और लगभग 9,000 करोड़ रुपए का ऑर्गेनिक कैंपेक्स शामिल है। भारत के प्रमुख फैशन डेस्टिनेशन में से एक मिंत्रा ने बताया कि वो ऐप पर नॉन मेट्रो शहरों से 1.5 करोड़ नए यूजर्स को अपने साथ जोड़ने की दिशा में बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने अपना पहला जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित करने का असफल प्रयास किया है। रॉकेट विफल होने के बाद उपग्रह सहित समुद्र में गिर गया। उत्तर कोरिया के विफल लॉन्च के बाद
दक्षिण कोरिया और जापान के कुछ हिस्सों में आपातकालीन अलर्ट और संक्षिप्त निकासी चेतावनी जारी करनी पड़ी। जापान सरकार ने बाद में पुष्टि की कि उत्तर कोरिया का उपग्रह प्रक्षेपण विफल हो गया। रॉकेट कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के पास गिरा। दक्षिण कोरियाई सेना ने उत्तर कोरिया के रॉकेट के टुकड़ों को हासिल किया है। जापान सरकार ने उत्तर कोरिया के रॉकेट प्रक्षेपण को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का खुला उल्लंघन करार दिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में उत्तर कोरिया द्वारा जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के प्रयास की कड़ी निंदा की है। उत्तर कोरिया ने इस बीच पुष्टि की है कि रॉकेट के दूसरे चरण में खराबी के बाद उपग्रह प्रक्षेपण विफल हो गया, जिससे यान समुद्र में गिर गया। यूरोपीय संघ के मुख्य राजनयिक जोसेफ बोरेल ने मंगलवार को कोसोवो और सर्बिया के नेताओं से आग्रह किया कि वे हाल के दिनों में उत्तरी कोसोवो में अस्वीकार्य झड़पों और तनाव को तुरंत रोकने का काम करें। अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वो चीनी लड़ाकू जेट ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक अमेरिकी सैन्य विमान के पास अनावश्यक रूप से आक्रामक युद्धाभ्यास किया। अमेरिकी सैन्य विमान के पास चीनी जेट ने किया आक्रामक युद्धाभ्यास और इससे अव्यावसायिक अवरोधन कहते हुए अमेरिका ने कहा कि वो इंडो प्रशांत क्षेत्र में सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। सबसे कम उम्र के महिला अरबपति और थेरानोस कंपनी के संस्थापक एलिजाबेथ होम्स अपनी 11 साल की जेल की सजा काटने के लिए अमेरिका के टेक्सास जेल पहुंची है। पिछले साल कैलिफोर्निया में धोखाधड़ी के एक मुकदमे में होम्स को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। ब्राजील के लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने दक्षिण अमेरिकी देशों के एक दर्जन नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। लूला के निमंत्रण पर लगभग एक दशक में यह पहली क्षेत्रीय सभा थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय मामलों में अपने देश की सक्रिय भूमिका को फिर से हासिल करना और हाल के वर्षों में पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे आर्थिक संबंधों में सुधार और रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन को बनाए रखने पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि दोनों नेता उत्तरी आयरलैंड की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे, जहां 1 साल से अधिक समय से सरकार का गठन नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने मंगलवार को कहा कि युगांडा का समलैंगिकता विरोधी कानून संविधान का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है। राष्ट्रपति योवेरी मुसेवनी द्वारा कानून में हस्ताक्षरित प्रस्ताव को दुनिया में सबसे कठोर कानूनों में से एक माना जा रहा है। प्रस्ताव में समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मैक्सिको में एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तरी मैक्सिकन राजमार्ग पर सोमवार को हुई गोलीबारी में 10 संदिग्ध अपराधी मारे गए और 4 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। मैक्सिको में अधिकारियों पर हमले के बाद सोमवार दोपहर झड़प हुई। गोलीबारी ऐसे समय हुई जब देश ड्रग कार्टेल से जुड़ी हिंसा और हत्याओं की दर में बढ़ोतरी से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन में खराब हुए टैंकर से 1.1 मिलियन बैरल तेल को बचाने का अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित पहला अंतरिक्ष यात्रियों का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिवसीय शोध मिशन को पूरा कर यात्री धरती पर लौट आए। 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से पहली बार एक अरब महिला भी शामिल थी। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों का दल 12 घंटे की वापसी उड़ान के बाद फ्लोरिडा के पनामा सिटी तट से सटे मैक्सिको की खाड़ी में पैराशूट के जरिए उतरा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कीव द्वारा भेजे गए और आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले 8 ड्रोन को मार गिराया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर रूस को डराने और उकसाने की कोशिश की है। वहीं यूक्रेन ने रूस के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। यूक्रेनी सरकार ने किसी भी तरह के ड्रोन हमले में शामिल होने से साफ इनकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने जापोरिजिया की स्थिति को अत्यंत नाजुक और खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियां निकट भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। बुरुंडी के विदेश मंत्री अल्बर्ट शिंगेरो के साथ एक बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि जेलेंस्की का साथ देने वाले पश्चिमी देश यूक्रेन में नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं। लावरोव ने दावा किया कि यूक्रेनी शांति योजना पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया में रूस से जुड़ी हर चीज को नष्ट कर देगी।
तुर्की की राजधानी अंकारा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। प्रचंड तूफान ने इटली के कार्बोनिया को प्रभावित किया है और शहर में नुकसान हुआ है। लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में पूनम कुमावत ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। लड़कों के 5000 मीटर रेस का स्वर्ण पदक महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के आनंद कृष्णा ने अपने नाम किया है। लड़कियों की 5000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की पूनम ने जीतने में सफलता पाई है। नौकायन में महिलाओं की 500 मीटर LW2 XF में गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नौकायन में महिलाओं की W2X F1 500 मीटर में पंजाब यूनिवर्सिटी की दिलजोत और खुशप्रीत ने स्वर्ण पदक जीता है। नौकायन में M1X F1 500 मीटर रेस में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के हरविंदर सिंह चीमा ने स्वर्ण पदक जीता है। नौकायन में W4 F1 500 मीटर में केरल यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक जीता है। वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में तेजस दत्तात्रेय ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की अश्मिता चालिहा ने हमवतन मालविका बंसोड को 21-17, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। साइना नेहवाल ने कनाडा की वेन जू झेंग को सीधे सेटों में 21-13, 21-7 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। पीवी सिंधु हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उन्हें कनाडा की मिशेल ली के खिलाफ 8-21, 21-18, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल वर्ग में भारत के किरण जॉर्ज दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। किरण ने चीन के शी यूकी को 21-18, 22-20 से शिकस्त दी। लक्ष्य सेन ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए वांग वू जेई को 21-23, 21-15, 21-15 से शिकस्त दी। किदाम्बी श्रीकांत को चीन के वेंग होंग यांग ने मात दी। एक कड़े मुकाबले में श्रीकांत को 8-21, 21-16, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। भुवन अरोड़ा बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन के साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। OTT पर रिलीज होने वाली स्ट्रीमिंग सीरीज सर्वम शक्तिमयम का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। अभिनेत्री नरगिस फाखरी ने हाल ही में वाराणसी में अपनी अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू की है। आगामी पंजाबी कॉमेडी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के निर्माताओं ने मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। बॉलीवुड स्टार सारा अली खान ने बुधवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।